जन की बात हमारे साथ। नमस्कार। आज महापर्व छठ का प्रथम दिन है और आज के दिन को नहाय खाए भी कहता है या कद्दू भात भी कहा जाता है। वो इसलिए कि आज के दिन छठवर्ती जो होते हैं महिला या पुरुष, वो आज नहा करके भोजन करते हैं और सिर्फ एक ही टाइम भोजन करते हैं और इसके बाद कल से लोहंडा के बाद उपवास का दिन शुरू हो जाता है। कल लोहंडा रहता है और उसके दूसरे दिन फिर प्रथम अर्घ रहता है जो शाम को होता है और फिर उसके अंतिम दिन द्वितीय अर्घ होता है और द्वितीय अर्घ के साथ ही ये त्यौहार का समापन हो जाता है। इस त्यौहार को प्राकृतिक से रिलेटेड त्यौहार समझा जाता है। आप जैसे कि आज नहाय खाए है तो आज तरह तरह की सब्जियां बनती है, आज नई नई सब्जियां बनती है और उस सब्जी को बड़े पवित्रता से बना करके लोग उसका आज भोजन करते हैं, जो छठवर्ती महिलाएं होती है या पुरुष होते हैं। और उसके बाद कल से लोहंडा की तैयारी की शुरुआत हो जाती है। अर्घ के लिए तरह तरह के फल और तरह तरह के फूल की व्यवस्था की जाती है ताकि आने वाली संतति ये जान पाए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में, हमारे राज्य में किस तरह के फलों का सृजन आदिकाल से हो रहा है और उस फलों की क्या महत्ता है। और दूसरे दिन जब अर्घ देने के लिए नदी या तालाब या जलाशय में हम लोग जाते हैं तो एक तरह से आने वाली पीढ़ी को प्राकृतिक के इन चीजों से परिचय कराने का एक सिलसिला है। ऋषि मुनियों ने या हमारे पूर्वजों ने जो ये त्यौहार का सृजन किया है, जो त्यौहार की रूपरेखा तैयार करी है, उसके पीछे बड़ी वैज्ञानिक सोच रखा है उन्होंने कि आने वाले, जैसे अभी आप समझिए कि जो जनरेशन महानगरों में बस गया है, जो जनरेशन फ्लैटों में बस गया है, उसके लिए नदी और तालाब एक नई चीज हो जाती है। वो उसके बच्चे ना कभी तालाब में नहाए होंगे और ना कभी नदी में तैरा होगा। तो इन जनरेशन को, ये जनरेशन गैपिंग ना रह जाए, इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक वैज्ञानिक सोच रखी कि तालाब और नदी और जलाशयों से हम लोगों को जोड़े रखे। तो छठ के दिन लोगों को चूंकि अर्घ देने के लिए तालाब, जलाशय या नदी में जाना पड़ता है, तो ऐसे में आने वाला जनरेशन उन चीजों से परिचित होता है। हालांकि अब बड़े महानगरों में और खास करके विदेशों में हम जानते हैं कि जो प्रवासी लोग हैं, हमारे जो भारत के लोग हैं और विदेशों में अमेरिका या जापान वगैरह में बसे हैं, तो वो छठ के मुंडेर में एक छोटा सा कुंड तालाब का बना करके वो अर्घ कर लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। जो मान्यता है कि हम बड़े जलाशय या नदियों में जाएं, उस मान्यता का ख्याल हमें रखना चाहिए। वो इसलिए ताकि हम इन चीजों को भूले नहीं। तरह तरह के फलों को खरीदने के पीछे भी यही मान्यता है कि हम उन चीजों को जानें, हम उन फलों को जानें, हम सिस्टम को जानें। और दूसरी ये मान्यता है कि चाहे हमारा घर कितना दूर हो और छठ की डाली सजाने के लिए वो जलाशय चाहे कितना दूर हो, लेकिन हमें उस डाली को माथे पर रख करके पैदल ही जाना पड़ता है। ये पैदल जाने के पीछे भी एक वैज्ञानिक सोच है कि हम पगडंडियों को जानें, हम खेतों के मेड़ को जानें और हम खेतों को मेड़ से गुजर करके इस प्राकृतिक को जानें। तो पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जब भी इस त्यौहार का सृजन किया होगा आदिकाल में, तो उनकी सोच कितनी प्रखर होगी, वो कितने दूरदर्शी होंगे, ये समझा जा सकता है। तो इस त्यौहार का एक विहंगम मान्यता है जिसको हम लोग को समझना चाहिए और हमें आने वाले अपनी संतति को, अपने आने वाले जनरेशन को, अपने संतान को इस बात को समझाना चाहिए। क्योंकि हम चाहे कितनों बड़ा हो जाएं, हम चाहे कितनों धन पैसे से संपन्न हो जाएं, हम संपत्ति से संपन्न हो जाएं, लेकिन हमें स्वस्थ रहने के लिए और हमें अपने पेट भरने के लिए धान पे ही डिपेंड करना होगा, चावल पे ही डिपेंड करना होगा, गेहूं पे डिपेंड करना होगा। हम औद्योगिक रूप से कितना भी संपन्न हो जाएं, लेकिन हम नट बोल्ट नहीं खा सकते, हम कंप्यूटर का चिप नहीं खा सकते। हमें खाने के लिए फिर ऐसे खेतों और जलाशयों की ओर लौटना होगा, प्राकृतिक की ओर लौटना होगा। और आप देखते हैं सरकारों की जो सोच होती है, सरकारों की जो बजट होती है, वो थोड़ा सा किसानों को नेग्लेक्ट करके बजट होती है। इस चीज पर भी आने वाली संतति को ध्यान रखना होगा, सरकारों को ध्यान रखना होगा कि अगर किसान जिंदा नहीं रहे, अगर खेत जिंदा नहीं रहा, अगर तालाब और नदियां जिंदा नहीं रही, तो हमारे पेट में भी लाले पड़ जाएंगे खाने को। इसलिए ये त्यौहार की जो वैज्ञानिक सोच है,
वो ये बताता है कि हमें प्राकृतिक से जुड़ करके रहना चाहिए, हमें प्राकृतिक को समझना चाहिए और हमें प्राकृतिक की इज्जत करनी चाहिए।